नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन चौथा पदार्थ, धातु और अधातु। धातु और अधातुओं के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, इनके भौतिक गुणों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। तो पहले थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे जो अपने पहली वीडियो में पढ़ा है, और फिर आगे जो इसके रासायनिक गुण रहते हैं फिर बाद में अपने वो कंप्लीट करेंगे। देखो अपने क्या पढ़ा था कि तत्व हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, धातु, उपधातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं? जिन पदार्थों के कठोर होते हैं, जो पदार्थ जिनकी एक विशेष चमक होती है और जो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातु। और जो इन नियमों की पालना नहीं करते, जो विद्युत धारा के कुचालक होते हैं और जो कठोर नहीं होते, तो वे क्या कहलाते हैं? अधातु। और जिनमें दोनों के गुण होते हैं, मिक्स गुण होते हैं, तो फिर वे क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3, धातु, अधातु, उपधातु। विद्युत का चालक कौन करता है? धातु। और विद्युत का चालक किस में से नहीं होता? अधातु में से। धातुओं के अपने गुण थे पढ़े, कौन कौन से पढ़े थे? कि चमक किन में होती है? धातुओं में। धातुओं में अपनी एक विशेष चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती। अधातु में चमक नहीं होती। तन्यता कौन सा गुण था? खींच कर जिन्हें तार के समान, खींचने पर जो तार के जैसे हो जाते हैं, ये गुण किसके अंतर्गत पाया जाता है? धातुओं में। अधातुओं में नहीं पाया जाता। अघातवर्णीयता, पीट कर चादर रूप में परिवर्तन। अघातवर्णीयता क्या था? पीट कर चादर रूप में परिवर्तन। तो ये गुण किसके अंतर्गत पाया जाता था? धातुओं के अंतर्गत। अधातुओं के अंतर्गत नहीं पाया जाता। इसके बाद है कठोरता। कठोर कौन होते हैं? धातु। कठोर कौन होते हैं? धातु। अधातु कठोर नहीं होते। ऊष्मा की चालकता, ऊष्मा का चालन किन में से होता है? धातुओं में से होता है, अधातुओं में से नहीं होता। और विद्युत की कुचालकता भी किस में से, विद्युत चालकता भी किस में से होती है? धातुओं में से होती है, अधातुओं में से नहीं होती। तो आपको अच्छी तरह से ये सारे गुण याद हो गए होंगे कि चमक किन में होती है? तन्यता, अघातवर्णीयता, कठोरता, ऊष्मा की चालकता और विद्युत की चालकता। ये सारे 6 हैं गुण किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? धातुओं के अंतर्गत पाए जाते हैं, अधातुओं के अंतर्गत नहीं पाए जाते। ये अपने सारे क्वेश्चन अभी पढ़े हैं कि धात्मिक चमक है धातुओं में होती है, धातुओं में नहीं होती। कठोरता भी धातुएं कठोर होती है। रूप के रूप में धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, लेकिन अपवाद के रूप में मरकरी ये कमरे के ताप पर किस रूप में पाया जाता है? द्रव रूप में पाया जाता है। अघातवर्णीयता का गुण भी किस में पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है। तो ये सारे इनके कौन से गुण थे? भौतिक गुण थे। अब अपने पढ़ रहे हैं धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। लोहे में जंग लगना ये कौन सी क्रिया है? एक रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगी हुई सभी ने देखी होगी, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि ये कौन सी क्रिया है। तो ये कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक क्रिया होती है। किन किन की उपस्थिति में होती है? देखो, लोहा, ऑक्सीजन और जल, 3 चीजों की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। कितने? 3 चीजों की, लोहा, ऑक्सीजन, जल, तीनों की उपस्थिति होना आवश्यक है। तीनों में से एक भी नहीं होगा तो लोहे को जंग नहीं लगेगी। तो लोहे को जंग लगना कैसी क्रिया है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम क्या होता है? रिवन को वायु में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी पदार्थ जलता है तो वो क्या बनाते हैं? उसका ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसी तरह देखो, सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना रहा है? सल्फर ऑक्साइड। ऑक्सीजन उपस्थित है तो वह ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, और क्या बन जाते हैं? उसके ऑक्साइड बन जाते हैं। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन की विक्रिया से क्या बन जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। जल के साथ क्रिया। सोडियम धातु ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करके बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। सोडियम क्या करता है? जो सोडियम धातु है, ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से क्रिया होती है। इसकी बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है इसकी, और ये बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, जो क्या है, एक प्रकार हानिकारक है, खतरनाक है।
तो इसीलिए सोडियम धातु को ना तो पानी में रखा जाता ना ऑक्सीजन मतलब खुले में रखा जाता। इसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? मिट्टी के तेल के अंतर्गत रखा जाता है। सोडियम को किसके अंतर्गत रखा जाता है? मिट्टी के तेल के अंतर्गत रखा जाता है। इसे ना तो खुले में रखा जाता ना इसे पानी में रखा जाता, क्योंकि इन दोनों के साथ क्रिया करता है। ये बहुत ही फास्ट एक्शन करता है और बहुत तेज ऊष्मा ये क्या करता है? उत्सर्जित करता है, बहुत तेज ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसीलिए इसे खुले में नहीं रखा जाता। तो इसे किस में रखा जाता है? इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। जल के साथ क्रिया, जो सामान्यतः अधातु हैं ये क्या करते हैं? जल से अभिक्रिया नहीं करते। सामान्यतः अधातु हैं ये क्या हैं? जल से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु वायु में ये बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं। जल से तो क्रिया नहीं करते, लेकिन खुले में रखने पर ये क्या होते हैं? बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं। फास्फोरस को वायु में खुला रखने पर ये क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। इतनी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। आप सपोज कर सकते हो कि फास्फोरस को खुले में रखने पर ये क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। फास्फोरस तो जो अधातु हैं वो किससे क्रिया नहीं करते? जल से क्रिया नहीं करते, लेकिन खुले में रखने पर भी ये क्या हो जाते हैं? बहुत सक्रिय हो जाते हैं। तो फास्फोरस क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है खुले में रखने पर। तो इसलिए फास्फोरस को किस में डुबो कर रखा जाता है? फास्फोरस को जल में डुबो कर रखा जाता है। और सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। दोनों में अंतर समझोगे। जो सोडियम है वह जल और वायु के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम जल और वायु के साथ क्रिया करता है और बहुत तेज फास्ट एक्शन होती है और बहुत ही ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इसीलिए सोडियम को किसके अंतर्गत रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल के अंतर्गत रखा जाता है। फास्फोरस क्या होता है? खुले में नहीं रखा जा सकता। फास्फोरस को खुले में नहीं रखा जा सकता, तो इसलिए फास्फोरस को किस में रखा जाता है? फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। फास्फोरस खुले में रखने पर आग पकड़ लेता है। फास्फोरस को पानी में और सोडियम को मिट्टी के तेल में, दोनों को अलग अलग समझोगे। अम्लों से क्रिया, जो सामान्यतः अधातु हैं ये तो क्या है? अम्लों से क्रिया करते नहीं। अधातु जल से भी अभिक्रिया नहीं करते। देखो, अधातु जल से भी अभिक्रिया नहीं करते और अधातु अम्लों से भी अभिक्रिया नहीं करते, दोनों से अभिक्रिया नहीं करते। परंतु जो धातुएं हैं ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जो धातुएं हैं वो क्या करती है? अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या कौन सी गैस उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस। सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में और फास्फोरस को पानी में। क्षारों से क्रिया, जो धातु है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अम्लों से क्रिया करके धातुएं क्या करती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो जो धातु है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। विस्थापन, विस्थापन नाम से स्पष्ट है। विस्थापन मतलब स्थान से उसका क्या हो जाता है? रिप्लेस कर देते। विस्थापन उसका स्थान से उसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। विस्थापन क्या है? उसको उसके स्थान से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। उसकी जगह मतलब उसकी जो क्रिया होती है, जैसे आप स्कूल में बैठते हो, रोज एक बेंच पे आकर बैठते हो, तो कोई और आता है, वो कहता है मुझे कोई सीट पर बैठना है, फिर आप दोनों में क्या हो? लड़ाई हो, तो जो दोनों में से जीतेगा वो क्या हो जाएगा? उस सीट पे बैठ जाएगा। तो यही इसी तरीके को आप समझो विस्थापन अभिक्रिया में, कि एक की क्रियाशीलता ज़्यादा है, दूसरे की क्रियाशीलता क्या है? कम है। तो जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जो तकड़ा होगा, जो जीतेगा वो क्या हो जाएगा? उस सीट पर आ जाएगा। और जो माड़ा होगा, जिसकी क्रियाशीलता कम होगी, उसको उस सीट से भगा देगा, उसकी जगह वो बैठ जाएगा। तो ये क्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, कि कम क्रियाशील को ज़्यादा क्रियाशील वाला तत्व क्या कर देता है? हटा देता है। तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापित कहते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट क्या है? CuSO4। CuSO4 के जलीय विलयन में जब जिंक को डाला जाता है, जिंक को डाला जाता है तो जिंक क्या हो जाता है? ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसकी सीट से हटाकर भगा देता है। अभी मैंने बताया ना, जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो क्या होगा? उसकी जगह ले लेगा, और जो कम क्रियाशील होगा उसको वहाँ से भगा देगा। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है वो कैसे रंग का होता है? कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है।
इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। जब जिंक के टुकड़े इसके विलयन में डाले जाते हैं तो जिंक किसके स्थान पर आ जाता है? कॉपर के स्थान पर आ जाता है और कॉपर को वहां से हटा देता है और क्या बन जाता है? ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाता है। और जिंक सल्फेट का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। जिंक सल्फेट का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। देखो कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर कॉपर अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि जो जिंक की पावर है, जिंक की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर से क्या है? ज़्यादा है। जिंक की क्रियाशीलता है, जिंक की जो ताकत है वो कॉपर से ज़्यादा है। तो इसको धक्का देकर इसको वहां से निकाल कर अलग बिठा देता है और उसकी सीट पर खुद विराजमान हो जाता है। तो ये कौन सी क्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। समझ गए होंगे कि कौन सी क्रिया है विस्थापन? कि तकड़े की सीट पर, तकड़े को माड़े की सीट पर बैठ जाना, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो धातुओं और अधातुओं के उपयोग। अधातुओं के उपयोगों के कुछ उदाहरण आप देख सकते हो। अधातुओं का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में करते हैं। अधातुओं का प्रयोग पटाखों के निर्माण में करते हैं। अधातुओं का जो प्रयोग है वो किस में करते हैं? दवाइयों के निर्माण में करते हैं। और अधातुओं का जो प्रयोग है वो क्या करते हैं? सजीवों के शरीर में भी करते हैं और विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण में भी किसका प्रयोग करते हैं? अधातुओं का प्रयोग करते हैं। अधातुओं के प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उर्वरकों के उत्पादन में, पटाखों में, दवाइयों के निर्माण में, सजीवों के शरीर में और विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण में, सभी चीज़ों में किसका प्रयोग करते हैं? अधातुओं का प्रयोग करते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, धातुओं का उपयोग तो आप सभी जानते ही हो। गहने बनाने में, जो बर्तन हैं एल्यूमिनियम के, चांदी के, सिक्के हैं, इन सभी का उपयोग जंगाका करते हैं, आप सभी को पता ही है। तो देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि पौधों में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पौधों में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है और मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। तो सजीवों के शरीर में ये धातुएं हैं, ये ठोस रूप में नहीं पाई जाती बल्कि यौगिकों के रूप में। वैसे अपने कहते हैं ना जो धातुएं हैं वो क्या है? कठोर होती है, ठोस रूप होती है, कठोर का अर्थ है। लेकिन इस बात को समझो कि पौधों में मैग्नीशियम जो पाया जाता है और मनुष्य के रक्त में जो लोहा पाया जाता है, लोहा, आयरन किस में पाया जाता है? ये रक्त में पाया जाता है। तो Fe रक्त कैसा होता है? द्रव रूप में होता है। तो ये ठोस रूप में फिर कैसे पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता ना। तो ये आयरन का, लोहे का एक यौगिक पाया जाता है, लोहा नहीं पाया जाता है, इसका यौगिक पाया जाता है जो ठोस रूप में नहीं होता, वो द्रव रूप में, लिक्विड रूप में, कैसे भी रूप में हो सकता है। तो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? धातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं? जिनकी विशेष चमक होती है, जिनमें अघात, वर्णिता, तन्यता और विद्युत के ये चालक होते हैं, ऊष्मा के भी ये चालक होते हैं, इनमें विशेष ध्वनिक होती है। तो ये सारे गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातुएं कहते हैं। अधातुएं किन्हें कहते हैं? जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते वे क्या कहलाती हैं? अधातुएं कहलाती है। धातुएं अधातुओं के अपने भौतिक गुण पढ़े, धातुएं अधातुओं के अपने रासायनिक गुण पढ़े और उसके अलावा अपने कुछ और बातें, अपवाद थी जो इनके प्रयोग थे, विक्रियाएं थी, सारी चीज़ें अपने पढ़ी। तो आपका ये चैप्टर था जो पूरा हुआ। धन्यवाद।